सोलापुर एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था लेकिन पूरे दिन लोगों की चहल पहल रहती थी। चौराहे पर इकट्ठा हुए लोगों से गांव के बारे में सारी खबर मिल जाती थी। गांव में हर साल सर्दी की ऋतु में बहुत ठंड और गर्मी की ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती थी। गांव में राम सिंह नाम का किसान, उसकी पत्नी मानसी, पुत्र मयंक और पुत्री खुशी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसका छोटा सा खेत उसके घर के पीछे ही था। राम सिंह और मानसी पूरा दिन खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाते थे। एक दिन सुबह काम से निकलते समय तेज ठंडी हवा चल रही थी। अभी तो सर्दी की ऋतु का प्रारंभ हुआ है और अभी से इतनी ठंड है तो आगे जाके क्या होगा। आप सही कह रहे हो, इस बार सर्दी का मिजाज कुछ ज्यादा ही तेज लगता है। हमें अपने बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। मयंक और खुशी को तो सर्दी शुरू होते ही जुकाम और बुखार शुरू हो जाता है। अच्छा चलो, मैं अब खेत जाता हूँ, तुम बच्चों को खाना खिला के आ जाना। ठीक है। मानसी जब खेत के लिए जाती तो मयंक खुशी का ख्याल रखता। वो घर का छोटा मोटा काम भी कर लेता था, जिससे मानसी को घर के काम में काफी मदद मिलती थी और खुशी की चिंता भी नहीं होती थी। एक दिन खेत से वापस आते समय राम सिंह और मानसी बातें कर रहे थे। मयंक अब काफी समझदार हो गया है, वो खुशी का अच्छे से ख्याल रखता है और मुझे भी घर के कामों में मदद करता है। ईश्वर की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। चलो अब घर जल्दी चलते हैं, बच्चे राह देखते होंगे। थोड़े ही दिनों के बाद ठंडी का कहर अब दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन जब मानसी खेत में नहीं गई तो राम सिंह को चिंता हुई और वो दोपहर पर घर वापस आया तो देखा कि मयंक बिस्तर पे लेटा हुआ था और मानसी उसे दवाई दे रही थी। ये देखकर क्या बात है मानसी, तुम आज खेत में क्यों नहीं आई? और ये मयंक को क्या हुआ? आज मयंक सुबह से नहीं उठा, उसका बदन तप रहा है और उसे बहुत जोरों का बुखार है जी। मैंने उसे काढ़ा बना के पिलाया और घर में जो वैची की दवाई थी वो भी दे दी है, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ है। तुम चिंता मत करो मानसी, मैं अभी वैची को लेकर आता हूँ। हाँ, अब जल्दी जाइए, आप ये कंबल लेकर जाइए, बाहर बहुत ही ठंड है। राम सिंह दौड़ के वैद्य जी को बुलाने जाता है। तब रास्ते में वो चौराहे के पास से गुजर रहा था। तब गांव के बुजुर्ग चाचा 2-3 लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड गिरने वाली है, मुझे सब गांव वालों को सावधान करना होगा। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड का कहर हुआ था। गांव के कितने बच्चे और बूढ़े उस साल गुजर गए थे। इस बार भी मुझे फिर से वो ही तरह की ठंड का एहसास हो रहा है। तो चाचा हम क्या करें? जितना हो सके उतनी लकड़ियां घर पे रखो, खाने पीने की जरूरी चीजें भी भर के रखो और जितना हो सके घर के बाहर मत निकलो। तभी बुजुर्ग चाचा की नजर राम सिंह पर पड़ी। अरे राम सिंह, ऐसे भागे भागे कहाँ जा रहे हो? चाचा, मयंक की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मैं वैद्य जी के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, पूरा दिन कितना काम करते हो। जी चाचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा। उसके जाने के बाद हे भगवान, हमारे गांव में सभी की रक्षा करना। चलो अब हम सब घर जाते हैं, ठंडी की वजह से हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, तो घर जाके अलाव में थोड़ी देर सेकना पड़ेगा। ठीक है चाचा, कल मिलेंगे। कितना डरावना माहौल है आज। राम 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 राम। और वो जोरों से भगवान का नाम लिए वैद्य जी के घर भागा भागा जाता है। ठंड की वजह से चहल पहल से भरे गांव में आज कोई भी नजर नहीं आ रहा था।
बिजली के कड़कने और कुत्तों के रोने की आवाज से पूरा माहौल डरावना सा लग रहा था और जैसे ऐसा लग रहा था कि आफत आने वाली हो। इतनी ठंड थी कि दोपहर के 2 बजे भी शाम हो गई हो, ऐसा धुंधला दिख रहा था। राम सिंह वैद्य जी के घर जाकर उनका दरवाजा खटखटाता है। वैद्य जी घर पर है क्या? वैद्य जी दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। कौन है भाई इतनी ठंड में? राम सिंह वैद्य जी को मयंक के बारे में सब कुछ बताता है और फिर वो वैद्य जी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। वैद्य जी ने मयंक की नाड़ी देखी तो उनके मुख पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। ये देखकर, वैद्य जी क्या हुआ है मेरे मयंक को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वैद्य जी ने राम सिंह को घर के बाहर ले जाकर बोला, देखो राम सिंह, मयंक की तबीयत बहुत ही नाजुक है। अगर उसे बचाना है तो उसका एक ही इलाज है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप मुझे बताइए, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा। इसके लिए तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य के पास जाना पड़ेगा। उन्हें ये चिट्ठी दिखाइएगा तो वो मयंक के लिए तुम्हें दवाइयाँ देंगे, लेकिन उसके बहुत ही पैसे लगेंगे। क्या तुम दे पाओगे? तुम्हें कम से कम 3 महीने तक मयंक को वो दवाइयाँ देनी पड़ेगी। जी वैद्य जी, मैं आज ही पड़ोस के बड़े वैद्य जी के पास जाता हूँ। राम सिंह मानसी को आकर सारी बातें बताता है। ये सुनकर मानसी रोने लगती है और फिर, हमारे पास तो कोई बचत ही नहीं है, हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे जी? मैं हमारे खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम करता हूँ। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार मयंक को ठीक हो जाने दो, फिर मैं दुगनी मेहनत करके खेत छुड़वा लूंगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। फिर राम सिंह जमींदार के पास जाता है। गांव में शमशेर सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। नाम के अनुरूप उसके पास बहुत दौलत थी। गांव के आधे से ज्यादा जमीन पर उसका कब्जा था। वो काफी भला इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी काजल कुमारी बहुत ही सख्त औरत थी। उसके मन में दया या करुणा जैसा कोई भाव ही नहीं था। शमशेर तो नाम का ही जमींदार था। असली काम जैसे हिसाब किताब, पैसों का लेन देन, उधारी और वसूली, वो सब काजल कुमारी ही करती थी। मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। फिर राम सिंह ने मयंक की बीमारी के बारे में शमशेर सिंह को सब कुछ बताया। तब, क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? हाँ मालिक, मैं मेरा खेत गिरवी रख दूंगा। और उसने बताया कि उनके घर के पीछे ही उनकी एक जमीन है। अरे, एक कमरे जितना ही तो है तुम्हारा खेत। बड़ा आया पैसे लेने, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। ऐसा मत करिए मालिक, अब आप ही समझाइए मालकिन को। मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। अगर खेत के साथ घर भी गिरवी रखो तो ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ, आप जो भी कहो मुझे मंजूर है। अब मुझे पैसे दे दीजिए। राम सिंह ने अपना खेत और घर गिरवी रखकर पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर, मानसी, मैं पैसों का इंतजाम करके आया हूँ। ये थोड़े पैसे तुम रखो, मैं अभी पड़ोस के गांव जाकर मयंक के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर जल्दी आना, मुझे मयंक की बहुत ही चिंता हो रही है। राम सिंह भागता हुआ पड़ोस के गांव में जाता है। ठंड और बारिश की वजह से रास्ता भी साफ नहीं दिखता था। जैसे तैसे करके वो दूसरे दिन दवाइयाँ लेकर जाता है। घर जाकर देखा तो उसके घर में रोने की आवाज आ रही थी और पड़ोस के लोग भी वहाँ खड़े थे। राम सिंह घबराए हुए घर में आता है और देखा कि मयंक के पास मानसी फूट फूट कर रो रही थी। राम सिंह को देखकर, मयंक के बापू, आपने आने में बहुत देरी कर दी है। मयंक हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। राम सिंह तो ये सुनकर बेहोश जैसा हो गया। कुछ ही दिनों के बाद, मानसी, अब मैं खेत में अकेले जाऊंगा।
तुम घर में रहकर खुशी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? करना तो पड़ेगा, हमें हमारा खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। इस बात को 1 साल होने को आए, फिर भी राम सिंह इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया कि वो अपना खेत और घर छुड़वा सके। एक दिन काजल कुमारी ने राम सिंह को संदेशा भेजकर अपने घर बुलाया। जब राम सिंह वहाँ पहुँचा तो 1 साल होने को आए हैं, अभी तक तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया। मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकती। लेकिन मालकिन, हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी सी बच्ची है। अगर तुम्हारा घर और जमीन वापस चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर पैसे वापस करो, वरना उसे भूल जाओ। राम सिंह तो जैसे बिल्कुल टूट सा गया। राम सिंह निराश होकर घर आता है और मानसी को सारी बातें बताता है। ये सुनकर मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, ये सब क्या हो गया। हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं कल फिर जमींदार के पास जाऊंगा और काम के बारे में बात करूंगा। राम सिंह अब जमींदार के घर काम की तलाश में गया तो देखते ही देखते काजल कुमारी जोरों से चिल्लाते हुए बोली, अब वापस क्या मांगने आ गए? मालकिन, मुझ पे दया करो। मेरा पुत्र 1 साल पहले ही गुजर गया। मैं अकेले खेती में दिन रात मेहनत करके भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाया मालकिन। अब आप मेरा घर और जमीन नहीं दे रहे हैं तो कृपया मुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दीजिए मालकिन। ठीक है, कल से आ जाना। गोदाम के माल का सामान उठाने के लिए मजदूर की जरूरत है, तो सुबह 9 बजे आ जाना और शाम को 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। धन्यवाद मालिक, मैं कल आ जाऊंगा। राम सिंह 1 हफ्ते में शमशेर सिंह से उसकी गिरवी रखी हुई जमीन और घर छुड़ा न सका तो काजल कुमारी ने दोनों में उसका कब्जा कर लिया। राम सिंह और मानसी अपनी बेटी की खुशी को लेकर शमशेर सिंह के पास गए और बोले, मालकिन, हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। आप हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो। मेरी पत्नी मानसी आपके घर के सारे काम करेगी। ये सुनकर काजल कुमारी ने शमशेर सिंह से धीरे से कान में कहा, इनको हमारा पीछे का पुराना कमरा रहने के लिए दे देते हैं। मैं घर का सारा काम इस मानसी से करवा लूंगी और अभी जो नौकर रखे हैं उनसे दूसरे काम करवाएंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा। अरे भाग्यवान, इतना क्या पैसा करती हो? ये बेचारे भी आखिर इंसान हैं। कुछ तो दया करो इन बेचारों पर। आप तो बस चुप ही रहिए, आए बड़े दानवीर। अगर आपका बस चले तो सारा पैसा इन भिखमंगों पर ही उड़ा दो। ऐसा कहकर काजल कुमारी ने शमशेर से कहा, जाकर इनको उनका कमरा दिखा दो और काम के बारे में सब समझा देना। शमशेर सिंह राम सिंह और उसके परिवार को उनके रहने का कमरा दिखाया और बोला, देखो राम सिंह, तुम्हारी मालकिन काम के बारे में बहुत ही सख्त है और मेरी भी नहीं सुनती, तो तुम समय पे काम पर आ जाना। और मानसी, तुम भी जल्दी से जल्दी घर के कामकाज के लिए आ जाना। जो हुकुम मालिक। राम सिंह और मानसी को रहने के लिए कमरा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चलो, ईश्वर की कृपा से रहने के लिए जगह तो मिल गई। अब हम पाई पाई जमा करके अपना घर और जमीन छुड़वा ही लेंगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1 साल बीत गया। काजल कुमारी राम सिंह और मानसी को जानवरों की तरह काम करवाती थी। खाने में भी वो उनको बचा कुचा देती थी और पैसा भी नहीं देती थी। एक दिन, मालकिन, हमें 1 साल होने आए। हमारी दिन रात की मेहनत के बाद भी आपने मुझे या मानसी को कभी भी वेतन नहीं दिया। कृपया हमें कुछ तो पैसे दीजिए। अभी ठंडी आ रही है, मेरी बेटी के लिए कंबल लेना है। आया बड़ा पैसा मांगने। 2 वक्त का खाना रहने को मिल रहा है ना, क्या कम है? रहना है तो रहो, वरना चलते बनो। तुम्हारे जैसे कहीं और भी मिल जाएंगे हमें। राम सिंह मजबूरी में कुछ भी बोले बिना वहाँ से घर चला गया। एक दिन रात को सोते वक्त, पता नहीं हमारा क्या होगा। ये लोग तो जैसे हमारा खून ही निकाल रहे हो, ऐसी मजदूरी करवाते हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी।
मालकिन ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है और अब सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। मैंने आज मालकिन से पैसे मांगे तो मुझे डांट के निकाल दिया। हम जाए तो जाए भी कहाँ, अभी तो बहुत सर्दी शुरू होने वाली है। सर्दी शुरू होने पर मेरा मन घबरा जाता है। बार बार मयंक का चेहरा सामने आ जाता है। मैं भी मयंक को भूल नहीं पाती जी, इसलिए पूरा दिन काम करती रहती हूँ और उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ। थोड़े दिनों के बाद ठंडी का कहर फिर से शुरू हो गया। इस बार ठंड ने खुशी को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब मानसी काम करने के लिए निकलने ही वाली थी तो उसने देखा कि खुशी उठी ही नहीं है। उसने देखा तो खुशी का बदन बुखार से तप रहा था। ठंड की वजह से वो बुरी तरह से कांप रही थी। मानसी ने जल्दी से घर में जो भी छोटे मोटे कपड़े थे वो खुशी पर डाले, लेकिन फिर भी वो ठंडी से कांप रही थी। वो दौड़ के जाकर राम सिंह को बुला कर लाई। तुमने उसे दवाई दी क्या? हाँ, घर में जो भी दवाई थी वो दे दी है, लेकिन खुशी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आप मालिक के पास जाकर कंबल मांग कर ले आएंगे। राम सिंह दौड़कर शमशेर से कंबल मांगने जाता है। शमशेर सिंह चुपके से उसको देने के लिए पुराने कंबल लेकर आता है। जब काजल कुमारी उसे देख लेती है तो जोरों से चिल्लाती है, रुक जाओ, खबरदार कुछ भी दिया तो इस भिखमंगे की तो आदत ही हो जाएगी और आप तो बस सब लुटा दो। हमारा बेटा रामपाल अभी छोटा है, उसके लिए भी तो कुछ बचा के रखना है या नहीं। और वो गुस्से में शमशेर के हाथ से कंबल छीनकर वापस ले आई। अरे लेकिन ये पुराना था और उसका कोई उपयोग भी नहीं करता। थोड़ी तो इंसानियत रखो काजल कुमारी। लेकिन काजल कुमारी कुछ भी सुने बिना वहाँ से चली गई। राम सिंह काजल कुमारी के पैर पर पड़कर गिड़गिड़ाया, लेकिन काजल कुमारी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। राम सिंह रोता हुआ घर वापस आया और मानसी को सारी बातें बताई। मानसी ये सुनकर रोने लगी और बोली, आप गांव में जाकर किसी से मदद लेकर आइए और वैद्य से दवाई भी लेकर आइए। उस रात कलेजा जम जाए ऐसी ठंड थी और उसमें जैसे कमी हो वो बारिश ने तूफान मचा के पूरी कर दी। जोरों की बारिश शुरू हो जाने से राम सिंह का घर से बाहर निकलना भी नामुमकिन हो गया। राम सिंह ने दरवाजा खोल के देखा तो आसमान से जैसे आफत गिर रही हो। इतनी तेज बारिश हो रही थी, बिजली के कड़ाके इतने डरावने थे जैसे अभी किसी पर गिरेगी। अरे हे भगवान, ये बारिश को भी आज ही आना था। मानसी ने पूरी रात खुशी को अपने से लिपटा कर रखा था। बारिश दूसरे दिन शाम को बंद हुई। अचानक ये देखो जी, खुशी आंखें नहीं खोल रही है, उसकी सांसें नहीं चल रही है। राम सिंह ने खुशी की नाड़ी और धड़कन देखी तो उसे पता चला कि खुशी अब नहीं रही। अपने दूसरे बच्चे को भी मरता हुआ देखकर राम सिंह और मानसी टूट से गए, जैसे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। तब काजल कुमारी जोरों से आवाज लगाती हुई आई और बोली, अरे मानसी, ओ मानसी, कहाँ मर गई? ये मानसी कामचोर हो गई है बहुत, कल से काम पर नहीं आई है। तब मानसी ये सुनकर, कितनी कठोर औरत है, आप ईश्वर से डरो। कल अगर आपने एक कंबल दे दिया होता तो मेरी बच्ची बच जाती, लेकिन आपने हम गरीब का खून चूसा है और हमारी मजदूरी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। भगवान आपको आपके गलत कर्मों की सजा जल्दी ही देगा, देखना आप बेचैन की जिंदगी नहीं जी सकोगी। हाय राम, इसकी इतनी हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर में मुझे सुना रही है। अभी मेरे घर से बाहर निकल और फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। हम भी यहाँ रुकना नहीं चाहते। तुम कातिल हो, एक माँ होकर ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती हो? भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत जल्दी देगा। फिर राम सिंह और मानसी अपनी मृत बच्ची को घर का बचा कुचा सामान लेकर काजल कुमारी के घर से निकल गए। राम सिंह और मानसी की मृत बेटी को देखकर भी काजल कुमारी के मन में थोड़ी भी दया नहीं उपजी, उल्टा उन्हें गाली गलौज करने लगी। ये देखकर, काजल कुमारी अब बस करो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। सोचो तो सही,
एक माता पिता को उनको 2-2 बच्चे के मरने का कितना दुख होता होगा, और अभी उनकी मृत बेटी का शव घर में था और तुमने उनके साथ बहुत ही निंदनीय व्यवहार किया। ऐसा बोलकर शमशेर सिंह वहाँ से चला गया। तुम्हें तो बस मेरे सिवा सब अच्छे लगते हैं, बड़े आए दयालु बनने, अपने बेटे के बारे में भी कभी सोचा करो। उस तरफ राम सिंह और मानसी अपनी मृत बेटी की खुशी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ठंड की वजह से उनको आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। खुशी के बापू, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। हम थोड़ी देर यहाँ आसपास कोई ठिकाना देखकर थोड़ी देर रुक जाते हैं। लगता है सामने एक मंदिर है, हम वहाँ जाके थोड़ी देर बैठते हैं। मानसी और राम सिंह खुशी को अपनी गोदी में लिए एक दूसरे का हाथ थामे वहाँ बैठ गए। दूसरे दिन जब गांव वालों ने देखा तो अरे ये तो राम सिंह और मानसी हैं। उसने देखा तो सबके प्राण निकल गए थे। उसने चिल्ला के सब गांव वालों को बुलाया। बेचारा राम सिंह, काजल कुमारी ने बेचारे का घर और जमीन तो ले ली, साथ में उसकी और उसके पूरे परिवार की जान ले ली। बड़ी ही बेरहम औरत है, पूरे गांव का खून चूसती है, और ऊपर से ठंडी का कहर, एक के बाद एक सबकी जान लेता है। पता नहीं क्या होगा इस गांव का। ठंडी का कहर अभी भी कम नहीं हुआ था। गांव में जो जैसे सन्नाटा सा छा गया था। लोग सिर्फ जीवन जरूरी चीजों को लेने के लिए ही बाहर निकलते थे। ऐसे में एक दिन काजल कुमारी का बेटा खेलते खेलते गिर गया और उसको सर पर भारी चोट लगी और बहुत खून बह गया। काजल कुमारी ये देखकर बहुत घबरा गई और शेर सिंह से बोली, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाएं और वैद्य जी को लेकर आएं। शमशेर सिंह हाथ में फानस लेकर वैद्य जी को बुलाने चल पड़ा। अंधेरे की वजह से मुश्किल से वैद्य के घर पहुंचा और देखा कि वैद्य जी भी बीमार थे और उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने शमशेर को दवाई दी। वो लेकर शमशेर सिंह घर पे आया तो उन्हें देखकर, अरे तुम वैद्य जी को क्यों नहीं लेकर आए? शमशेर ने सारी बातें बताई और बोला, तुम जल्दी से ये दवाई रामपाल को दे दो। काजल कुमारी ने रामपाल को दवाई दी और देखा तो उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। ये देखकर काजल कुमारी बहुत ही घबरा गई। उसको राम सिंह और मानसी की बात याद आ गई और वो, लगता है मेरे बेटे को इस मनुष्य का श्राप लग गया है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। जब मैं उसे कहता था तो मेरी बात कभी नहीं सुनी। आज काजल कुमारी के कर्मों की सजा मेरे मासूम बेटे को भुगतने पड़ रही है। ऐ प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। लगभग एक हफ्ता होने को आया। रामपाल की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तब, अरे हम किसी नौकर को भेजकर पड़ोस के गांव से बड़े वैद्य जी को बुलाते हैं। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी किसी को भेजता हूँ। शमशेर ने उसके कई आदमियों को पड़ोस के गांव जाने के लिए बोला, लेकिन सबने ठंडी के कारण जाने से मना कर दिया। फिर निराश होकर शमशेर सिंह घर वापस आया और कोई भी आदमी ठंडी के कारण पड़ोस के गांव जाने से मना कर रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे बेटे का? अब मैं ही पड़ोस के गांव जाता हूँ। सच में आप जाएंगे? ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। शमशेर सिंह पड़ोस के गांव में बड़े वैद्य जी को बुलाने जाता है। हमेशा सबको डराने वाले शमशेर सिंह और काजल कुमारी आज हालत के मारे डर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और लगातार 2 दिन तक रुकने का नाम ही नहीं लेती। उधर रामपाल के साथ काजल कुमारी भी बुखार की झपट में आ गई थी। उसको खड़े होने का भी होश नहीं था। फिर भी उसने रामपाल के पास जाकर, रामपाल बेटा रामपाल, ये लो दवाई ले लो और थोड़ा खाना खा लो। उसने देखा कि रामपाल ना तो कुछ बोल रहा है ना आंखें खोल रहा है। उसने देखा तो रामपाल के प्राण निकल गए थे। वो जोरों से चिल्ला के वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ी।
उधर बारिश की वजह से बड़े वैद्य जी भी शमशेर सिंह के साथ नहीं आ पाए। उन्होंने रामपाल के लिए दवाई दे दी। शमशेर सिंह बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद घर वापस आया। पानी भर जाने से उसको घर पहुंचने में बहुत ही देर हो गई। जब वो घर पहुंचा तो देखा काजल कुमारी रामपाल के बिस्तर के पास बेहोश पड़ी थी। शमशेर सिंह बहुत घबरा गया और काजल कुमारी क्या हुआ? रामपाल को क्या हुआ? फिर उसने देखा तो रामपाल की सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन काजल कुमारी बेहोश थी। उसने काजल कुमारी के मुंह पर पानी डालकर उसे जगाया। फिर काजल कुमारी ने आंखें खोलकर देखा तो शमशेर सिंह था। वो रामपाल से लिपटकर रोने लगी और बोली, वो मनोज मानसी मेरे रामपाल को ले गई। मैं अब जिंदा रहकर क्या ही करूंगी? मुझे अब नहीं जीना। उसके श्राप की वजह से हमारी ये हालत हुई है। जब भी काजल कुमारी को होश आता था तो वो यही बड़बड़ाती थी और फिर बेहोश हो जाती थी। शमशेर सिंह ने उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बच नहीं पाई और एक दिन ठंडी की रात में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर काजल कुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। शमशेर सिंह अपने पुत्र और पत्नी की मौत से बहुत दुखी हो गया। वो सोचते हुए अपने घर के आंगन में आया और अपने खेत और जमीन को देखते हुए सोचने लगा। उठो काजल कुमारी पूरी जिंदगी बेरहमी से सबके साथ पेश आई और सभी के खून पसीने से कमाए हुए धन दौलत और जमीन ले ली, लेकिन वो ही पैसे उसके अंत समय में न उसके बेटे और खुद को बचाने में काम आए। काश उसने मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। काजल कुमारी पूरी जिंदगी बेरहमी से सबके साथ पेश आई और सबके खून पसीने से कमाए हुए धन दौलत और जमीन ले ली, लेकिन वो ही पैसे उसके अंत समय में न उसके और उसके बेटे को बचाने में काम आए। काश उसने मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता।